आई थिंक स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो आज कॉपी में डालो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। ठीक है, अभी मैं सिखा रहा हूँ ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। उसके बाद हम क्या सीखेंगे? पैरेलल। उसके बाद सीखेंगे मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेल है जिसका ईएमएफ मैंने E1 लिखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लिखा है? R1। सेकेंड सेल का ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, क्या पॉइंट्स A B C सबको क्लियर है? और ये सम पार्ट ऑफ सर्किट है, इसका मतलब कुछ सर्किट ऐसा पूरा रहा होगा, राइट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल। अब मैं जानना चाहता हूं A और B में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? कैन एनीवन गेस? पोटेंशियल ऑफ A और B, विच वन इज ग्रेटर? सेल 1 को ध्यान से देखो, आइडिया लगेगा मैंने क्या बात बोली। क्या लॉन्गर लाइन का मतलब मैं पॉजिटिव टर्मिनल बोलना चाह रहा हूँ? पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल। ठीक बात बोली। तो मेरा क्वेश्चन था ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? बी का, जिधर पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव कहाँ पर कनेक्टेड है, ए पे या बी पर? तो इसका मतलब बी का पोटेंशियल पक्का ज्यादा है, ए का पोटेंशियल कम है। ये बात लॉजिकल लगी। अगर मैं सीरीज वर्ड यूज कर रहा हूँ इसका मतलब करंट सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम। लॉजिकल लगा सबको? तो बी और ए में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? बी। तो मैं लिखना चाहता हूँ वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू E1 माइनस आई R1। ठीक बात लिखी। सेल के लिए हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आती है तो हमारा सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। और डिस्चार्ज में फॉर्मूला होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस आई R। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मैंने ब्रेक करके यहाँ ऐसा लिख दिया है VB माइनस VA। देख लो ध्यान से। और मुझे कैसे मालूम कि VB बड़ा है? क्योंकि पॉजिटिव जो सेल का पॉजिटिव साइड है वो हायर पोटेंशियल पे होता है। वैसे मैं चाहता हूँ तुम लोग बी और सी को देखो ध्यान से। तो इस बार पॉजिटिव कौन है? राइट साइड वाला। तो सी ज्यादा है क्या? तो अब क्या लिखूं? VC माइनस VB इज इक्वल टू E2 माइनस आई। आई होप यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों क्वेश्चन समझ में अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो कोई एडवांटेज है? लगता है ठीक बात है। तुम्हारा क्या बचे? VC माइनस VA इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ E1 प्लस E2 माइनस ए कॉमन ले लिया R1 प्लस R2। अगर यहां तक क्लियर हो तो मैं कुछ और बताऊं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, राइट। उस सर्कल के अंदर मैं कितने सेल्स ले रहा हूँ? दोनों सेल थे। उन दोनों को हटाकर मैंने एक नया नेम दे दिया E इक्विवेलेंट। नोटिस करा, उन दोनों सर्कल हटाकर मैंने क्या नाम लिख दिया? E इक्विवेलेंट। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हटाकर क्या लिख दिया? R इक्विवेलेंट। हटाकर इक्विवेलेंट बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दोनों सेल को हटाकर एक सेल मान लिया। उस सेल का नेट ईएमएफ है E इक्विवेलेंट और नेट इंटर। ठीक है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा इंटैक्ट रहेगा, कैपिटल R ही रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा रेड वाला फिगर है उस रेड वाले फिगर में अगर ध्यान से देखो तो क्या लगता है सी और ए में किसका पोटेंशियल हायर है? तो क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोग इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करो।
तो अगर इक्वेशन 3 और 4 कंपेयर करेंगे, हाँ एग्जाम में आती है ये, तो इन पे डेरिवेशन आएगी या इन पे क्वेश्चन आएगा। और अभी तो मैंने लिखा है ग्रुपिंग ऑफ 2 सेल्स, अभी तो मैनी सेल्स भी आएंगे, बहुत सारे सेल्स, 5 6 10 20 100 इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। तो कंपेयर करने पे कुछ आइडिया लग रहा है। ई इक्विवेलेंट कितना हमारा, E1 प्लस E2, एंड आर इक्विवेलेंट क्या मैंने डेरिवेशन कर दी क्या। सीरीज में ई इक्विवेलेंट क्या होता है, E1 प्लस E2, एंड आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R। बट इस डायग्राम में ध्यान रखने वाली बात ये कि E1 और E2 जो सेल लगाए मैंने, क्या दोनों सेल सेम डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहे हैं, उल्टा भी आ सकता है एग्जाम में, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने डायग्राम शो करा है इसमें E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में करंट सेंड करना चाहते हैं। तब मैंने बोला ई इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 प्लस E2, और स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, नोट कर लिया सबने, ठीक है। देखो मैंने सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1, जिसको हम लोग बोलते हैं VT, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सेल के टर्मिनल के अक्रॉस कितना डिफरेंस है, ठीक है। और जो मैं R1 शो करता हूँ साइड में, एक्चुअली ये सेल के अंदर है क्या, है ना, एक्चुअली तो सेल के रिप्रेजेंट मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा सेल दिख रहा है, देखो तुम लोग ऐसा दिख रहा है, ये हमारा कौन है इक्विवेलेंट, ये हमारा स्मॉल आर इक्विवेलेंट है, और ये कैपिटल आर है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या इस फॉर्मूले को यूज करके मैं करंट निकाल सकता हूँ, है ना। और यहाँ पे जो ई इक्विवेलेंट मैं कहना चाह रहा हूँ वो कौन है, E1 प्लस E2, और जो आर इक्विवेलेंट कहना चाह रहा हूँ वो R1 प्लस R2। तो इसका मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स में हमेशा पहले क्या निकालना है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट, फिर क्या निकालना है कैपिटल ई इक्विवेलेंट, फिर क्या निकालना है करंट। हाँ अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो इसका मतलब सेल उल्टे लगाने पड़ेंगे मुझे, सेल को देख के हम डिसाइड कर रहे हैं ना कि कौन बड़ा है। अगर E1 को देख रही हो तो E1 को ध्यान से देखने पे A और B में कौन बड़ा लग रहा है, E1 को। फर्स्ट सेल को देखो, तो मैंने बोला सेल का जिधर पॉजिटिव था उसको हम बड़ा अज्यूम करते हैं, तो B और A में पक्का कौन बड़ा है, B। नाउ यू आर सीइंग सेल 2, तो B और C को ध्यान से देखो, आप कौन बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। सेल के टर्मिनल से पहचानते हैं कौन बड़ा है, ठीक है। अभी मैं किरचॉफ पढ़ाऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी, किरचॉफ से एकदम क्लियर हो जाएगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, वो भी पढ़ाया नहीं मैंने, ठीक है। तो मैं एक बात नोट में लिखवाना चाहता हूँ, ये सिंपल केस है, बेसिक केस। हाँ बेटा, हाँ वही सेम फिगर है, और मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, जो हम इंटरनल रेजिस्टेंस साइड में शो करते हैं, कभी कभी बुक में सेल के ऊपर या नीचे भी शो कर देंगे, एक ही बात है। जैसे मैं स्मॉल आर सेल के साथ में शो कर रहा हूँ, राइट, कई बार बुक्स में यहाँ ऐसे नीचे शो कर देगा या ऊपर शो कर देगा, एक ही बात है वो। और मैंने बोला एक्चुअली ये कहाँ पर है, स्मॉल आर सेल के अंदर, बट हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सेल के साथ में लगा देते हैं सीरीज में। ठीक है, देखो मैं नोट में क्या बताना चाह रहा हूँ, सब दो डायग्राम नोटिस करना, सेम डायग्राम है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। क्या चेंज करा देखा, पोलैरिटी उल्टी कर दी, राइट, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन में मेंशन होगा, E1 E2 में कोई बड़ा होना चाहिए, राइट।
किसको बड़ा लेना चाहते हो? E1। चलो बड़ा है, तो जो पावरफुल बैटरी है उसके हिसाब से करंट डिसाइड होगी। नोटिस करा सबने मैंने क्या बोला? तो अभी बड़ा हमने कौन लिया है? E1, तो E1 से करंट निकलेगी। तो एक्चुअली E1 चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? और E2 चार्ज। आई होप ये अच्छे से दिमाग में सबके क्लियर है। ठीक है, अब इस बार E1 E2 पर नेचर सेम डायरेक्शन में करंट भेजने का या अपोजिट? अपोजिट। E1 कह रहा राइट में जाओ, E2 कह रहा लेफ्ट में जाओ। किसकी बात मानी जाएगी? जो पावरफुल है, जो स्ट्रॉन्ग है। कौन स्ट्रॉन्ग था? E1। इसलिए मैंने इक्विवेलेंट क्या लिख दिया? E1 माइनस E2। माइनस समझ में आया मैंने क्यों बोला? मैं इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा। स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 या R1 प्लस R2? बताओ भी सबको। R1 प्लस R2। इसका लव सेल तुम कैसे भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। नोटिस करा सबने? सेल की पोलैरिटी उल्टी है या सीधी है, उससे इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या होगा? ऐड। आई होप दोनों डिफरेंस क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? E इक्विवेलेंट हो गया E1 माइनस R2, सॉरी E1 माइनस E2, बट R इक्विवेलेंट क्या है? R1 प्लस R2। अब करंट कैसे निकालेंगे? हाँ, तो यहाँ E कितना है मुझे दिख रहा है? E1 माइनस E2 इक्वल टू I कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे? करंट इन द सर्किट। फर्स्ट सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेकेंड सेल चार्ज हो रहा है। अगर ये क्लियर हो तो इस पर क्वेश्चन ट्राई करें। आपका नोट हो गया? करेंगे, इसकी डाउट क्लास रखेंगे। ठीक है, देखो मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करके दिखाना चाहता हूँ। आई होप नोट हो गया सबका, ये देख लो। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े। जानवी, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सेल है, इसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। एक और सेल है, ठीक है, दूसरे सेल का भी EMF E दिया है। इसका मतलब मैंने आइडेंटिकल लिया है EMF, राइट? बट इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना है? कैपिटल R। सही है? तो सबसे पहले तुम लोग मुझे बताओ करंट कितनी है सर्किट में? पहले EMF कितना है ये बताओ। 2 ही। सीरीज में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? ऐड, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं क्या? ये बात समझ में आई? इक्वल टू, मैंने बोला था EMF इक्वल टू I टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो मुझे कितना दिख रहा है? R प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है? R1 प्लस R। तो क्या मेरे पास करंट आ गई? कितनी करंट आ गई? 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। आई होप करंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने एक पोटेंशियोमीटर, एक वोल्ट मीटर लगा दिया सेल 1 के क्रॉस, ठीक है, और उस वोल्ट मीटर ने रीडिंग कितनी दिखाई? 0। ध्यान दिया मैंने क्या बोला? ऐसा मैंने बताया कि वोल्ट मीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। वोल्ट मीटर का काम है, ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है वोल्ट मीटर,
ये हमारा एक वोल्ट मीटर है जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब मैंने वोल्ट मीटर सेल 1 पे लगाया तो उसकी रीडिंग कितनी आ रही है, 0। ऐसा क्वेश्चन कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, 0। तो कैपिटल आर की वैल्यू बताओ, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर की क्या वैल्यू लगाऊं जिससे कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 हो जाए, ये क्वेश्चन है। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोशिश करो इसके दिमाग में क्या बात आती है। फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल आर फॉर विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज 0। और इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला, मतलब इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कोई आइडिया लग रहा है मैं, या मैं हिंट दूं कुछ? हिंट लो, मैं थोड़ा सा देता हूँ। पहले बताओ, क्या मैंने ऐसा बताया है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किस फॉर्मूले से निकालते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है सबके दिमाग में ना? रजिस्टर का मतलब V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है। अगर सेल के क्रॉस में बात करता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस किस फॉर्मूले से निकालते हैं? VT इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सही बात है ना? तो ये मेरा हिंट है। VT किसके इक्वल होना चाहिए? E माइनस आई आर वन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VT की वैल्यू क्या है? 0। आई की वैल्यू पता है? तो पुट करो। आ सकता आ सकता है, करके देखो। मुझे लगता है R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 में से कोई एक आएगा। करके देखो क्या आता है। R1 माइनस R2 आ रहा है। अक्षत बिल्कुल ठीक है। R9 तुम्हारा भी आया था ना? तुम्हारा भी ठीक है। केशव और विभा, क्या आंसर आया इसका? सर R1 माइनस R2। बढ़िया, सबका आ रहा है ये? ठीक है। अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट सेल की बजाय सेकंड सेल पे पूछता, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किसके लिए पूछा था? फर्स्ट सेल के लिए। हो सकता है एग्जाम में किसके लिए पूछ ले? सेकंड सेल के लिए। अप्रोच बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफली उसका आंसर क्या आएगा? R2 माइनस R, है ना? करके देख लेना, मेरे हिसाब से R2 माइनस R। क्वेश्चन ये था कि हमें दो सेल गिवन थे, ER1 एंड ER2। अब हम एक कैपिटल R रेजिस्टेंस ऐसा लगाना चाहते हैं जिससे फर्स्ट सेल का वोल्टेज क्या हो जाए? 0। इसका मतलब कैपिटल R की वैल्यू हमें R1 और R2 के टर्म में बतानी थी। नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सेल है या दो सेल है, तो हमेशा E इक्विवेलेंट होता है, E नहीं होता। देखो मैं लिख देता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जब भी मैं करंट निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा E इक्वल टू आई कैपिटल R इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। ऐसा भी तो सकता है कि दो तीन सेल में सीरीज और पैरेलल में मिक्स करके लगा देता, तो उसका R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा तुमको। ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। सबको सीरीज वाली बात क्लियर है सबको? और सीरीज में मैंने बोला दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये तो EMF ऐड होगा, ये
पोलैरिटी दोनों से ठीक है। देखते हैं पावर के बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या पावर की बेसिक बात में पता है? रेट ऑफ वर्क डन। पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ वर्क डन। यहाँ रेट का क्या मतलब है? मतलब टाइम से डिवाइड करना है, राइट? तो क्या पावर को कह सकता हूँ साहब वर्क अपॉन टाइम? ठीक बात बोली मैंने, ठीक है। क्या हमने ऐसा पढ़ा है वर्क डन इज क्यू डेल्टा वी? बताओ भाई, पढ़ा है हमने? बिल्कुल सही, क्यू बाई टी को सोच रहा हूँ वाई लिख दूँ, और यहाँ पे मुझे डेल्टा वी लिखना चाहिए, राइट? बट बुक्स में डेल्टा वी को कई बार वी कह देता है। तो पावर का फॉर्मूला मेरा क्या बन गया? वी आई। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने अज्यूम कर लिया है क्या है? वी। तो वी पोटेंशियल नहीं है, ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पावर का पहला फॉर्मूला मुझे क्या दिख रहा है? वी आई। क्या ओम्स लॉ से वी को मैं आई आर कह सकता हूँ? ठीक बात बोली मैंने, वी को क्या लिख दिया? आई आर। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया? आई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन देगा उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर को मैंने लिख दिया है आई स्क्वायर आर, ठीक है। v इज इक्वल टू आई आर था, तो आई को मैं क्या ले सकता हूँ? v बाई आर ले सकता हूँ। तो मैंने आई को लिख दिया v बाई आर। तो क्या ऐसा बन जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। एक और कैंसिल हो गया। तो पावर का थर्ड फॉर्मूला क्या बन गया? स्क्वायर बाई आर। पावर के तीन फॉर्मूले मैंने बताया, वी आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर। क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं पावर इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, ऐसा भी कह सकते हैं क्या? कह सकता हूँ। ठीक बात बोली। मुझे तीन फॉर्मूले पता है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? वी आई टी। तो वी आई टी एक कॉलेज है जिससे मुझे याद रहता है फॉर्मूला, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किसी सुना है ना वी आई टी का? दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर टी, मतलब मैं पावर को रिप्लेस कर रहा हूँ, राइट? और थर्ड फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। पावर इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाई आर। और हीट के तीन फॉर्मूले हमारे कौन से बन गए? पी इक्वल टू, ये फर्स्ट स्टेप। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। पावर का मतलब है रेट ऑफ वर्क डन, यानी 1 सेकंड में जो वर्क करते हैं उसको हम पावर कहते हैं। तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है? डब्ल्यू बाई टी। क्या डब्ल्यू को हम क्यू डेल्टा वी कह सकते हैं? क्यू बाई टी को मैंने क्या लिख दिया है? आई। और लिखना चाहिए मुझे डेल्टा वी, बट नॉर्मली कई बार बुक्स पोटेंशियल डिफरेंस को वी कह देती है। तो मैंने देखो क्लियरली बोल दिया, डेल्टा वी को मैंने क्या ले लिया है। थोड़ा आसान रहता है याद करना फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला क्या बना हमारा? पावर इक्वल टू वी आई या आई वी, एक ही बात है ना? अगर ध्यान दो ऊपर मैंने क्या लिखा है? आई वी या वी आई एक ही बात है, ठीक है। फिर मैंने ओम्स लॉ यूज कर लिया है क्या? ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इक्वल टू क्या होता है? तो इसका मतलब मैंने वी को क्या कर दिया है?
आई यहाँ से डाल दिया, रिप्लेस कर दिया। तो दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या बना, आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। फिर मैंने आई को क्या डाल दिया है, वी बाई आर, रिप्लेस कर दिया आई को। थर्ड फॉर्मूला क्या बन गया, वी स्क्वायर बाई आर। अब कई बार एग्जाम में पावर पूछता है, कई बार हीट पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने हीट का भी आइडिया दिया कि पावर को हम क्या ले सकते हैं, हीट अपॉन टाइम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि केटल है, इस केटल में हम चाय बना रहे हैं, एक केटल 3 मिनट में चाय बनाती है, दूसरी केटल 5 मिनट में बनाती है। अब केटल को खोल के उनके कॉइल्स को कंबाइन कर दो, ऐसी केटल होती है इलेक्ट्रिक वाली, राइट। या प्रेस देखा होगा, इलेक्ट्रिक प्रेस भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। प्रेस के अंदर एक फिलामेंट होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो फिलामेंट हीट अप होता है, उस हीट से यानी हमारे करंट की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट। हम लोग ब्रेड क्या करते हैं, घर में टोस्ट बनाते हैं, ब्रेड बटर बनाते हैं, क्या करते हैं, ब्रेड को डालते हैं टोस्टर में, तो वो भी किससे काम कर रहा है, करंट से तो काम कर रहा है। इसका मतलब ये हीटिंग इफेक्ट है, राइट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। हाँ बेटा, सर मुझे क्वेश्चन करना है, जिसका बीपी था, तो ऐसा हो सकता है कि दो आदमी को आंसर के पास में किसी एक पे होगा, किसी एक पे, आइदर वन और टू। तो मैंने बोला क्या हम हीट को पावर इनटू टाइम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करा, पावर के फॉर्मूले को रिप्लेस करना शुरू करा है। पहले मैंने क्या डाला, वी आई, दूसरी बार क्या डाला, आई स्क्वायर आर, एंड लास्ट टाइम क्या डाल दिया, इसका यार। तो अगर पावर याद है तो हीट के फॉर्मूले तो बन जाएंगे, एटलीस्ट एक फॉर्मूला तो जरूर याद होना चाहिए, कोई भी एक, बाकी तो फिर ओम्स लॉ से बनाते जाएंगे। जैसे हीट इक्वल टू वी आई टी, तो वी आई टी मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि वी आई टी कॉलेज है, राइट, उससे मुझे याद रहता है वी आई टी। वी वोल्टेज है, आई करंट है, टी टाइम, या पावर इक्वल टू वी आई। रोमन में इसको 6 कहते हैं क्या, सबने लिखा होगा 6 क्लास में, याद करो, ऐसे ही तो लिखते हैं। रोमन समझ में आया मैंने क्या वर्ड यूज करा। जैसे रोमन में एक्स का मतलब क्या होता है 10, तो वी का मतलब क्या होता है 5, तो वी आई का मतलब क्या दिख रहा है मुझे, ठीक है, जिससे तुम्हें याद हो जाए। अगर ये क्लियर हो तो आप आगे बढ़े, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइन डालो, ग्रुपिंग ऑफ 2 सेल्स इन पैरेलल। तो पावर सेल की अगर निकाल दो, किसी की भी क्रॉस निकाल सकते हैं, क्वेश्चन बोलेगा बीआई करेंगे, वी टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा, तब मेरा पोटेंशियल इनटू आई हो जाएगा। ग्रुपिंग ऑफ 2 सेल्स इन पैरेलल। ग्रुपिंग ऑफ 2 सेल्स इन पैरेलल। फर्स्ट सेल से करंट आ रही है I1, सेकंड सेल से करंट आ रही है I2। क्या सबको पॉइंट ए और बी दिख रहा है, तो क्या लगता है ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का, ठीक बात है ना। तो सेल 1 के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। सभी नोटिस करा, इस वी ए माइनस वी बी को मैंने वी कह दिया, ठीक है। वी ए माइनस वी बी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, जिसको नॉर्मली मैं वी टी कहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नाम क्या दे दिया वी, या वी टी ही कह लो, एक ही बात है, चलो वी टी कह दिया। तो क्या मैं I1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्या आएगी, E1 माइनस वी टी बाई आर। ठीक बात है। जैसे मैंने सेल 1 को सोल्व करा, अब मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, सेल 2 के बारे में। क्या लिखना चाहिए, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, सही तो तरीका है। इस बार ई की जगह क्या लिखूंगा, T2 माइनस I2
R2, ठीक है। VA माइनस VB को क्या लिख दूं, VT। अब तुम लोगों को एक डाउट आना चाहिए यहाँ पर, तुम्हें मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था, क्या बताओ। हाँ, VT1 VT2 क्यों नहीं लिख रहा मैं, VT क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम है। सही बात बोली ना, तभी नोटिस करा। पैरेलल का मतलब क्या है, पोटेंशियल सेम। जिसको मैं पोटेंशियल कह रहा हूँ एक्चुअली वो पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। और सेल है तो इसके लिए मैं वर्ड क्या यूज करता हूँ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। प्रीत कोई दिक्कत है, आई हो सबको समझ में आया। मैंने I1 निकाल दिया और I2 निकाल दिया। फर्स्ट सेल से मैंने I1 निकाला, जैसे तुमने I1 निकाला एग्जैक्टली वैसे I2 निकलेगा। तो I1 कैसा आया था, E1 माइनस VT बाई R1, और I2 क्या आया, E2 माइनस VT बाई R2। VT का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1 और सेल 2। अगर पैरेलल में है तो सेम होना चाहिए, ठीक बात बोली। अब ध्यान से देखना, मैं दोनों सेल को हटाकर एक नया डायग्राम बनाना चाहता हूँ। आई होप सबको ये समझ में आ रहा है जो मैं सर्कल बना रहा हूँ क्या करना चाह रहा हूँ। इस सर्कल के अंदर जो भी सेल थे उनको हटाकर मैं नाम क्या लिख दिया है, इक्विवेलेंट, और सारे इंटरनल रिलेशन को हटाकर नाम क्या डाल दिया है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट। सही बात है। और करंट आई आ रही है, ये I1 आ रही है, I2 आई। अब करंट आई आ रही है, नोटिस करो। I1 करंट थी फर्स्ट सेल से, I2 करंट थी सेकंड सेल से, और I करंट थी कॉम्बिनेशन से या इक्विवेलेंट से, नेट करंट जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो ये लास्ट डायग्राम देख रहा हूँ, इस डायग्राम को देखकर मुझे क्या आइडिया लग रहा है, फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर इक्विवेलेंट सेल, राइट। फॉर इक्विवेलेंट सेल क्या लिखना चाहिए मुझे, VA माइनस VB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। और इस VA माइनस VB को मैं क्या लिखने वाला हूँ, VT। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा मेरा, E इक्विवेलेंट माइनस VT बाई R इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब मैंने 3 इक्वेशन बना दी, I1 की, I2 की और I की। वेट कर रहा हूँ इसका। इसका फोकस करोगे तुम्हें अपने आप अगला स्टेप समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैं इन तीनों के थ्रू क्या करना चाह रहा हूँ। क्या मैं पॉइंट ए को देख रहा हूँ, तुम लोग देखो ध्यान से, क्या पॉइंट ए पर ऊपर से करंट आ रही कोई, देखो ध्यान से, I1, और नीचे से कितनी आ रही है, I2, और राइट पे कितनी जा रही है, I। देखा सबको, अगर ये नोट हो गया तो मैं आगे बताऊं, अगर यहाँ तक नोट हो गया हो तब सबका। मैं चाहता हूँ ध्यान से देखो, एट पॉइंट ए, ये सबसे मेन स्टेप है। देखो देखो, क्या सबको लग रहा है I1 प्लस I2 को I लिखना चाहिए, देखो लग रहा है ऐसा सबको। ए को ध्यान से देखो, ए पे करंट लेफ्ट से ऊपर से कितनी आ रही है, I1, और नीचे से कितनी आ रही है, और राइट में कितनी आ रही है, I। ठीक बात है। अगर ऐसा कहीं बना हुआ है, इधर से करंट आ रही है 3 एम्पियर, नीचे से आ रही है 4 एम्पियर, तो राइट में कितनी जानी चाहिए, लॉजिकल बात है। तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, I1 प्लस I2 इज I। अब क्या मैंने तुम लोगों को I1 और I2 की वैल्यू बताई है,
निकाली नहीं निकाली हमने, तो बस वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या थी हमारी, E1 माइनस VT अपॉन R1, चेक कर लेना, ये थी ना I1 की थी E1 माइनस VT बाई R1। ठीक है, I2 क्या लिखूंगा, E2 माइनस VT बाई R2, और इस I को क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट माइनस VT बाई R इक्विवेलेंट। अजीब से चल रहा है, लॉजिकल लग रहा है जो लिखा है मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, E1 बाई R1 माइनस VT बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस VT बाई R2, ये मैथमेटिकली ठीक बात लिख रहा हूँ मैं, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखो नॉर्मली हम एलसीएम लेते हैं क्या, यहाँ मैंने एलसीएम का उल्टा काम करा, देखो स्प्लिट कर दिए। अगर एलसीएम लोगे तो फिर से ऊपर पहुंच जाओगे, राइट, ऊपर वाले स्टेप पे। अब मैं रीअरेंज करना चाह रहा हूँ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 को एक ग्रुप पे लिख दिया है, माइनस VT कॉमन करने के बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखना चाहता हूँ, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो क्या अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्या लगता है कंपेयर करके क्या आएगा, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। ठीक बात है, ये ऐसा फॉर्मूला यूज होगा। कंपैरिजन ध्यान से देखना, मैंने किसका किसके साथ करा। अब मैं VT वाले को कंपेयर करना चाहता हूँ क्या, तो लेफ्ट में क्या लिखा है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और राइट में क्या लिखा है, 1 बाई R इक्विवेलेंट। वैसे हमें कॉमन सेंस से पता है कि अगर पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से। तो ऊपर मैंने 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर को 7 एम्पियर लिखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अभी हमने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ कहता है जितना करंट इनपुट होगा किसी जंक्शन पे उतना ही करंट आउटपुट, टोटल इनपुट करंट इसको टोटल आउटपुट करंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। देख लिया हो तो आगे बढ़े, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करें। तो अगर तुम डायग्राम ध्यान से देखा हो तो ध्यान से देखना, E1 और E2 को अगर ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, क्या E1 का पॉजिटिव E2 के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ध्यान दो। E1 किधर करंट भेजना चाहता है, राइट में, और E2 राइट में। एग्जाम में उल्टा भी तो पूछ सकता है। आयो समझ में आया सबको, मैंने क्या बात बोला, सेल उल्टे भी लगा सकता हूँ ना मैं, तो इसको नोट पे लिखवा देता हूँ, लिख लो नोट करके। सब डायग्राम ध्यान देना। इस बार मैंने E2 को उल्टा लगा दिया है क्या,
तो 1/R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? 1/R1 प्लस 1/R। इसका मतलब सेल की पोलैरिटी से इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? E1/R1 माइनस E2/R। सबने नोटिस करा, इस बार मैंने माइनस कर दिया है। ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं E1/R1 इज ग्रेटर देन E2/R2। तो करंट की डायरेक्शन E1 पे डिपेंड करेगी या E1/R1 के रेशियो पे? हाँ, ध्यान देना मैंने क्या बात बोली। ओनली E1 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट, E1/R1 एंड E2/R2 ये डिसाइडिंग फैक्टर है। E1/R1 अगर बड़ा होगा तो करंट किसके हिसाब से चलेगी? E1 के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मुझे नेट करंट निकालना है तो मुझे क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए? अगर मुझे I निकालना है क्या लिखूं? E इक्विवेलेंट इक्वल टू I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हमेशा चलेगा, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल, कभी फेल नहीं होगा। E इक्विवेलेंट इक्वल टू I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R इक्विवेलेंट कह दूं, है ना? हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें 2-3 रजिस्टर लगा दे। और इस I का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नेट करंट का, तो टोटल करंट कॉम्बिनेशन से निकल रही है। हाँ, क्योंकि हमने उल्टा लगा दिया है, ये नोटिस करने वाली बात है, इसलिए मैंने नोट पे लिखवाया है। जब मैंने डेरिवेशन करी थी, देखो मैंने कैसा डायग्राम बनाया था, ध्यान दो। E1 के पॉजिटिव को E2 के पॉजिटिव से कनेक्ट करा था, ध्यान दो। और जो मैंने नोट में लिखवाया है उसमें E1 का पॉजिटिव, अगर ध्यान दो तो क्या E2 के नेगेटिव से कनेक्ट है? तो न्यूमेरिकल आएगा तो कुछ भी बना देगा वो, पहचानना पड़ता है। तो उस पर क्वेश्चन करवाता ना, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा। जल्दी से नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। इसमें कैपिटल R हमेशा एक ही होगा। अगर फिगर में आता है एग्जाम में और 4-5 रेजिस्टेंस तो सबको 100 करके एक बना देंगे, तभी मैंने R इक्विवेलेंट वर्ड यूज करा है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे मालूम है? मिक्स करेगा सारा कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कैपिटल R एक नहीं होगा, हो सकता है 2-3 रेजिस्टेंस लगा दे सीरीज पैरेलल में, और सेल्स को भी क्या करेगा? मिक्स कर देगा। और उसके साथ क्या मिक्स करेगा मालूम? ग्राफ। दिखाता हूँ कैसे बनेगा। चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है तुम लोगों को बताना है करंट फ्रॉम दिस सर्किट, कैपिटल I की वैल्यू बतानी है, कैपिटल I की वैल्यू बतानी है। करंट निकालनी। अब पहले तो ये सोचो कि इनमें पावरफुल कौन है, मतलब करंट डिसाइड कौन करेगा, 2 वोल्ट वाला डिसाइड करेगा या 1 वोल्ट वाला? करो देखो, मुझे तो लगता है 1 वोल्ट वाला डिसाइड करेगा। ध्यान दो, मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया है क्या? मैंने इंटेंशनली डेटा ऐसा लिखा है, राइट, कुछ समझाने के लिए। E1/R1 कितना आ रहा है? 1। और E2/R2 कितना आ रहा है? तो मैंने कहा था डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? ओनली E1 E2 या रेजिस्टेंस भी सिग्निफिकेंट है? सोच लो।
तो सबसे पहले तो बताओ ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट को किसके इक्वल लिखोगे? E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2। माइनस में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर डायरेक्शन ध्यान दो, E1 का पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? E2 का नेगेटिव से। E1 बाई R1 कितना है? 1 और E2 बाई R2 कितना है? 4। सही है। और E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R1 2 था, ओ सॉरी, R1 को 2 डाल देंगे और R2 कितना था? 0.25। 100 करके बताओ कितना है? करेंगे वो डिस्कस करेंगे। 2/9 नहीं आ रहा। 2/9 ठीक है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2 में हमने अज्यूम करा था E1 बड़ा है, E1 बाई R1 बड़ा है। अभी हमने क्या देखा? E1 बाई R1 इज लेस देन E2 बाई R2। सही बात है ना? तो क्या फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे? बताओ भाई सब लोग। इसका मतलब मैं अब क्या लिखना चाहता हूँ? हाँ, E2 बाई R2 माइनस E1 बाई R2। ऐसा सब मैं क्यों करा? बड़े सेल के हिसाब से चला जाता हूँ। E2 बाई R2 आया था 4 माइनस E1 बाई R1 आया था 1 और R इक्विवेलेंट कितना आया था? 2/9। तो यहाँ से E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2/9। हाँ, मीन्स 2/3। सर्व करके देख लो सबका ये आ रहा है। अब फॉर्मूला का तो इसके बाद E इक्विवेलेंट क्या होता है? I टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। और सॉल्व करके बताओ कितना आया? हाँ, मतलब जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने क्या देखा था? E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2। और जब हमने ये फॉर्मूला बनाया था तो देखो क्या हमने बहुत क्लियरली लिखा था, if E1 by R1 is greater than E2 by R2 then E1 by R1 minus E2 by R2। और जो मैंने एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल में कौन बड़ा है? E2 by R2। तो मैं करके दिखाया था ना, पहले नेगेटिव आ रहा था, हमें नेगेटिव तो नहीं चाहिए वोल्टेज। इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना, ये बोलना चाह रहा हूँ। इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया है? 2/3। कैपिटल R कितना है? 3 और स्मॉल r इक्विवेलेंट है हमारा 2/9। पॉइंट 3 आ रही है। 6/20। बढ़िया, यही आना चाहिए। चेक करो तुम लोग। पता होगा ना कि किसका रेशियो ज्यादा है उसके। डेटा दिया होगा ना क्वेश्चन में, डेटा से हम पहचानेंगे। तो जैसे मैंने पहले क्या निकाला था? E1 बाई R1। फिर क्या निकाला था? ये क्यों निकाला था? पता चलेगा किससे किसको माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ये बोलना चाह रहा हूँ। अगर न्यूमेरिकल आता और डेटा गिवन है तो हम उसके हिसाब से यूज करें। कभी मैं लिखूंगा E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2, कभी मैं लिखूंगा E2 बाई R2 माइनस E1 बाई R1। अगर ये क्लियर हो तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स सीरीज बता दिया है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पैरेलल बता दिया, 2 सेल्स वाला केस बताया, राइट। ठीक है, पावर के फॉर्मूले चेक कर लो, VI I² R एंड V² भैया। ठीक है,
तो एक लास्ट क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये नोट कर लिया हो तब सबका। हो गया प्लीज, ठीक है। देखना काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये। ध्यान से देखना, मेरे पास एक सेल है ई जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, R1 मान लो। ठीक है, एक और सेल है, इस सेल का ईएमएफ कितना है, ई, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, R2। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ पावर अक्रॉस R1 एंड पावर अक्रॉस R2 क्या है, इक्वल है। क्या सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, सही बात है। फर्स्ट सर्किट में कितनी करंट है, I1, सेकंड में कितनी है, I2। तो क्या R1 और R2 पे कुछ पावर है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों पावर्स कैसी हैं, इक्वल। तो तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पावर अक्रॉस R1 और पावर अक्रॉस R2 अगर इक्वल है तो हमें बताना है स्मॉल r की क्या वैल्यू है। किसी दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो बताओ, मैं क्या करने वाला हूँ। पहले बताओ I1 कितना है, क्या I1 की वैल्यू पता है हमें, कितनी है बताओ। क्या I1 को कह सकता हूँ E अपॉन R1 प्लस R। I2 की वैल्यू क्या है, E अपॉन R2 प्लस R। ठीक है, शुभम कोई डाउट है क्या, ये मैं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, E इक्वल टू आई आर प्लस आर ही लिखा है क्या मैंने, ये E इज इक्वल टू आई R1 प्लस R, उसको बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। अब पावर के तो तीन फॉर्मूले पता है मुझे, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर एंड वी आई। क्या लगता है कौन सा लगाना चाहिए, आई स्क्वायर आर, सही बात है ना। तो I1 स्क्वायर R1 शुड बी इक्वल टू I2 स्क्वायर R2। I1 की वैल्यू क्या है, सही बात है, और I2 की वैल्यू क्या है, क्या कुछ कैंसिल आउट होगा, जब होल स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अंडर रूट लेना, इससे क्या फायदा होगा, है ना, तो क्या बन गया, अंडर रूट R1 अपॉन R1 प्लस R इज इक्वल टू अंडर रूट R2 अपॉन। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देखना, इसका एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ पे जाके हम लोग स्टक हो जाते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या लिख दूं, अंडर रूट R1 R2 प्लस अंडर रूट R1 स्मॉल r इज इक्वल टू R1 रूट R2 प्लस स्मॉल r रूट R2। अब किसी दिमाग में कुछ आ रहा है क्या करना चाहिए इस स्टेप के बाद, स्मॉल r को राइट में ले जाओ और इसको लेफ्ट में ले जाओ। ये बन जाएगा रूट R1 R2 माइनस R1 रूट R2। अब देखना ये स्टेप सबसे मेन है जो करने वाला हूँ। अब किसी दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो तो बताओ क्या करना चाहिए, ये स्टेप सबसे मेन है, ये क्लिक नहीं करता।
लेफ्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है किसी को? लेफ्ट में रूट R1 R2 कॉमन दिख रहा है मुझे। देखो सब लोग, ये इससे सबसे मेन है। अगर ये दिख गया तो खत्म। इससे क्या फायदा हुआ? रूट R2 - R1 कैंसिल आउट हो गया क्या? तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया? स्मॉल r इक्वल टू अंडर रूट R1 R2। नोट कर लो भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। नहीं, पावर के तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, वी आई, आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाई आर। हाँ बट वो अब काम की बात नहीं है ना, आप तो सीधा क्वेश्चन कह रहा है पावर सेम है, तो पावर में जो फॉर्मूला अच्छा लगे लगा दो। सर इसमें वो सेल के बारे में ना, सेल में तो ये सेल की बात नहीं कर रहे, ये तो रजिस्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पावर किसके क्रॉस निकाला हमने? लिखा ना PR1, मतलब पावर क्रॉस R1 इज इक्वल टू PR2, पावर क्रॉस R2। R1 और R2 के क्रॉस पावर इक्वल है, सेल की बात नहीं कर रहे। तो रजिस्टर पे तो कोई भी लगा दो। आई स्क्वायर आर लगाना आसान था मेरे हिसाब से। स्मॉल आर आई होप सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है बेटा, इतना करते हैं। नेक्स्ट टाइम इसके, आज जैसे 2 सेल्स का है ना, नेक्स्ट टाइम मैनी सेल्स वाला केस देखेंगे कैसे करें।